हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। समस्या सास को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा प्रारंभ हो रखा है। चैप्टर नंबर 2 है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो आज हम लोग चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमत पर जो आपकी नेशनल इनकम है उसको हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। तो मैंने बच्चों आपसे कहा था कि आप लोग एक बार इसको घर से थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए। क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि किन बच्चों ने जो मैं टॉपिक दिया था आप लोगों ने घर से रेडी किया है और क्या कंटेंट यानी कि कौन कौन से पॉइंट आपने लिखे हैं? बताना चाहेगा कोई? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी बच्चों। तो कल मैं आपसे बात कर रहा था चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। तो बेसिकली इस पर हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सीखने की कोशिश भी हम लोग कर रहे थे। तो इसी क्रम को आगे चलेंगे और आगे बढ़ाते हुए हम इसी क्रम को देखेंगे। ध्यान रखिए आप लोग सभी। देखिए सबसे पहले आप देखिए, पहला लिख रहे हैं चालू कीमत, या कह रहे हैं कीमतों पर राष्ट्रीय आय। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमतों पर आंका जाता है। तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या हुआ? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसी वर्ष की बाजार कीमतों पर आंका जाता है, तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि एक वर्ष के, अब देखिए ये तो होगा चालू कीमत की परिभाषा। अगर इसमें जीडीपी पूछता तो यहां क्या करते हैं हम? एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य जीडीपी है। तो चालू कीमत में क्या हो गया कि कोई भी एक वर्ष ले लीजिए, उस वर्ष में जो अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य है और उसी वर्ष जो बाजार का रेट है उसके साथ हम लोग आंक लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, उसी को बोल देते हैं चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय। अब दूसरा, इससे आगे बढ़ेंगे, पहले इसको देख लो। चलिए हो गया तो आगे बढ़ जाएं। दूसरा इसमें देखते हैं, स्थिर कीमत की बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य आधार वर्ष की कीमतों पर आंका जाता है। तो उसे स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो कोई पूछ ले कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या है, तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य आधार वर्ष, यानी कि कोई भी आपने एक बेस ईयर को मान लिया है। कैसे मान लो? बेस ईयर को मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कीमतों को आंका जाता है और उसे ही हम स्थिर कीमत पर मानते हैं। जैसे आधार वर्ष, आप अगर 2019 को रेट को बेस मानकर अगर आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या होगी, स्थिर कीमत की राष्ट्रीय आय। जबकि चालू कीमत पर क्या होगी, चालू कीमत पर जब किसी वर्ष का, यानी कि जिस साल निकाल रहे हैं उसी वर्ष हम लोग मार्केट में ये देख लें कि उस वस्तु का प्राइस क्या है, तो ऐसे में निकालते हैं हम चालू। ठीक। और अगर किसी का आधार वर्ष ज्ञात करके निकाल लें तो उसमें क्या निकालते हैं, स्थिर कीमतों पर निकालते हैं। तो इन थोड़ा सा दोनों का वेरिएशन बहुत मेजर डिफरेंट है। एक में हम लोग क्या करें, बेस ईयर फिक्स कर रहे हैं और एक में हम लोग बेस ईयर फिक्स आपका नहीं कर रहे हैं। और एक बेस ईयर मानकर हम लोग कोई भी, मान लीजिए हमने मान लिया अब 2023 चल रहा है और हम लोग 21 को बेस बनाकर अगर हम लोग नेशनल इनकम निकाले, उस समय कीमतों का रेट देखें तो शायद आज जिस दाल का रेट 120 रुपए है, शायद उस समय 115 रुपए रहा होगा, 110 रुपए रहा होगा। तो कीमतों में जो वेरिएशन तो आता ही है। तो ये उनके बीच बेसिक अंतर है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय जब किसी वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य आधार वर्ष की कीमतों पर आंका जाता है तो उसे स्थिर कीमत का राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यवर्तीय वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, जिनको कहते हैं आपके इंटरमीडिएट गुड्स और आपका फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब होता है आपका वस्तुएं। ठीक, चलिए कॉपी हो गया सभी बच्चों का? कितने बच्चों ने कॉपी कराए, हाथ खड़ा करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए ध्यान दें, क्या बात कर रहे थे हम,
मध्यवर्ती वस्तुएं एवं अंतिम वस्तुएं। देखिए क्या होती हैं, किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है मध्यवर्ती वस्तु। तो आप देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक लेखा वर्ष में उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए, दूसरा हो जाएगा पुनः बिक्री के लिए, खरीदी जाती हैं। खरीदी जाती हैं वे वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती। लिख लीजिए क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तु। इंपोर्टेंट कर ले, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर मिल जाता है। ठीक है, लिख लें। तो ये था मध्य वस्तु। क्या हो, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, एक लेखा वर्ष में उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने के लिए और पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं। तो दोनों कंडीशन मैंने लिखी हैं। वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद अंतिम लिखेंगे, पहले आप इसको करिए। चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहा है कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग के लिए उत्पादकों द्वारा निवेश के लिए
उपलब्ध होती हैं। वे वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती। ये हो गया अंतिम वस्तु। क्लियर है? कोई आपसे पूछ ले कि अंतिम वस्तुएं क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, आप इसको लिख लीजिए। तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये मैंने लिखा दिया। उसके बाद लास्ट गुड्स क्या होते हैं जिनको फाइनल बोलते हैं, बेसिकली फाइनल गुड्स क्या होते हैं दोनों मैं लिखा चुका हूं। अब इसके बाद हम इनको कैसे राष्ट्रीय आय में काउंटिंग करेंगे ये हमें देखना है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आगे हम क्या देखेंगे अब इसमें देखिए, कह रहे हैं अगर हम लोग राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे तो देखें राष्ट्रीय आय की गणना, गणना का मतलब है काउंटिंग, उसको हिसाब करते हुए गणना में केवल अंतिम वस्तुओं, क्या कह रहे हैं, अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का ही मूल्य शामिल किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं, क्यों नहीं है उसका भी कारण है। देखिए क्यों नहीं किया जाता है, ये पहले ही अंतिम वस्तुओं में शामिल होती हैं। क्या होती हैं? शामिल होती हैं। अब कैसे शामिल होती हैं, थोड़ा सा अगर आप पीछे एक बार देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे होगा, हम बात कर रहे थे मध्यमवर्ती वस्तुओं की, तो इसमें क्या बात की थी, उपभोक्ताओं के लिए उपभोग और पुनः बिक्री के लिए लाया जाता है। और ये उपभोग कैसा होगा, तो यहां मैं लिखा है इस वजह से कच्चे माल द्वारा। तो कच्चे माल द्वारा उपभोग किया जाएगा, तो कच्चा माल किसमें बिकेगा फाइनली, आप देखिए जब कोई गुड्स आपका तैयार होगा, उत्पाद होगा तो ही तो बिक पाएगा। तो इसको हम नवल में हम लोग ऐड करते हैं। इसलिए हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे होते हैं, तो हम लोग किस में काउंट करते हैं, अंतिम वस्तुएं जो फाइनल गुड्स हैं। मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं छोटा सा, आपने खेत में गेहूं लगाया, तो गेहूं हुआ किसान का, तो किसान की तरफ से वो क्या हो गई, उसकी फसल हो गई, प्रोडक्शन हो गया। वो ही गेहूं खरीद लिया किसी आटा मिल ने, गेहूं का आटा बनाकर उसने पीस कर उसको बेच दिया, तो उसके लिए लास्ट उत्पाद क्या हो गया, गेहूं हो गया, मतलब आटा हो गया। आटा कंपनी ने जो मील था उसने वो बेचा किसी बिस्कुट बनाने वाली आपका फैक्ट्री के लिए, तो गेहूं के आटे से क्या बना, बिस्किट, और बिस्किट फाइनल प्रोडक्ट है, लास्ट है, अब बिस्कुट से ऊपर कुछ नहीं बन सकता। तो अभी तक जो गेहूं से आटा बन रहा था, जो गेहूं से
अनाज पैदा हुआ था वो क्या था, वो मध्यवर्ती आपका प्रोडक्शन था। समझ आया आपको, क्या था, मध्यवर्ती प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि गेहूं बना, ठीक है, गेहूं से आटा बना और आटे से क्या बना, बिस्किट। अब बिस्कुट से कुछ नहीं बन सकता, वो कैसा है, आपका लास्ट गुड्स है, अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु होने की वजह से अगर हम इसको काउंट करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में समझा सकता हूं मैं आपको कैसे। मान लीजिए ये आपका अनाज था, ठीक। अब ये पैदा किया किसी आपके किसान ने, किसने पैदा किया, किसान ने। और किसान ने ये गेहूं आपका बेच दिया 10 रुपए किलो, ठीक। अब कोई आटा फैक्ट्री है, आटे वाली फैक्ट्री है मान लीजिए, उसने ये गेहूं खरीदा आपका 12 रुपए में। आप ऐसे ले सकते हैं 10-12 रुपए में, 1 केजी की वैल्यू समझा रहा हूं आपको 10 रुपए के हिसाब से, जितना नंबर लूंगा ये पर केजी के हिसाब से, ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए, अब आटा वाला क्या करेगा, इसे किसी बिस्कुट कंपनी को बेच देगा, वो आपका 15 रुपए में। किसमें बेच दिया, 15 रुपए में। तो देखिए अनाज तो एक ही है, ठीक, लेकिन आप उसकी कीमत देखिए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। अगर मैं राष्ट्रीय आय निकालूंगा, नेशनल इनकम, तो मेरे को 10 भी काउंट करना पड़ेगा, मेरे को 12 भी काउंट करना पड़ेगा और मेरे को 15 भी काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह से काउंट करूं और नेशनल इनकम को ज्ञात करूं, राष्ट्र की आय निकालूं, राष्ट्र की आय क्या होती है, बेसिकली कुल लोगों की आय को उनकी जनसंख्या से भाग दे देते हैं और हम लोग ज्ञात कर लेते, मतलब भाग करके हम व्यक्तिगत आय निकालते हैं और सारे व्यक्ति की आय को जोड़कर हम लोग आपका नेशनल, आपका इनकम ज्ञात करते हैं, राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। अब देखिए वस्तु एक ही है लेकिन काउंटिंग कितनी बार होगी उसके मूल्य की, 3 बार। तो जब भी हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो ध्यान रखना इन गुड्स को ऐड नहीं करते, जो फाइनल है, जो लास्ट गुड है, गुड्स का रेट है, उसको ऐड करते हैं। क्योंकि 15 में क्या निहित है, 10 और 12। तो 15 कैसा है, वो लास्ट वैल्यू है जिसमें 10 रुपए भी हैं और 12 भी हैं। तो जब भी नेशनल इनकम हो आएगी तो हमेशा हम किसको ऐड करेंगे, जो फाइनल गुड होगा, गुड्स होगा, यही है ना अंतिम वस्तु। अब इस अंतिम वस्तु से तो हम कुछ नहीं बना सकते। मान लीजिए कोई बिस्किट बनाया है, क्लियर है, तो अब क्या करोगे आप बिस्किट से अलावा, अब तो कुछ बना ही नहीं सकते हो, आपको पैकेजिंग करके उसको बेचना ही पड़ेगा। तो ये हमको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार, जो आप समझ रहे थे कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। तो इस समय गेहूं, आटा जो है फिलहाल वो कच्चा माल है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं और नेशनल आय कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, इससे आप समझ सकते हैं, ताकि हम दोहरे काउंटिंग से बचा जा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम ज्ञात करते हैं। इसलिए मैंने बहुत धीरे से पढ़ाया है टॉपिक की चैप्टर, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको इसमें लिखना हो तो याद रखिए, एग्जाम्पल के रूप में अनाज को आप लिख सकते हैं, अनाज को, कि कैसे अनाज 10 रुपए का बिका, 10 से कैसे 12 का हुआ और 12 से कैसे आपका 15 का हुआ। और अगर काउंटिंग की बात करेंगे तो देखिए हम किसे लेंगे, इसे लेंगे, ये क्या हुआ, अंतिम वस्तु हो गई, और ये क्या हो गई आपकी दोनों, ये होगी मध्यवर्ती। याद रहेगा इतना। तो अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय आय में किसकी गणना की जाती है, तो क्या लिखा, राष्ट्रीय आय की गणना में केवल एक शब्द दिया है, केवल ओनली अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है। तो अंतिम मूल्य क्या होगा, 15 रुपए, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं में पहले से ही अंतिम मूल्य का रेट शामिल है, इसलिए हम 10-12 को नहीं लिखते, सीधा फाइनल रेट लिख देते। आपने कई बार देखते होंगे ना, घर में मान लीजिए आप किसी सामान को बेच रहे हैं, तो आपके बड़े भाई बोल रहे हैं मैं तो उसको 20 में बेचूंगा, मम्मी बोल रही मैं 8 में ही बेच दूंगी, पिताजी कह रहे नहीं मैं तो 15 में बेचूंगा, और खरीदने वाला क्या बोलता है कि भाई अंतिम मूल्य बताओ।
लास्ट वैल्यू बताओ आप इसकी क्या लोगे अंतिम। तो यहां इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम अंतिम वैल्यू पर ही उस रेट को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। तो थोड़ा सा चीजें सर से ऊपर निकल सकती हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करोगे, जानने का प्रयास करोगे, तो राष्ट्रीय आय में काउंटिंग कैसे होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि बड़े आसानी से आपका समझ पाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि हम लोग नेशनल इनकम में कौन सी वस्तुओं को ऐड करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगर हम लोग आपका राष्ट्रीय आय ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम वस्तुओं को ज्ञात करते हैं, उसका मूल्य बेसिकली। तो मूल्य आपको पता होगा क्या है मूल्य। चलिए कल के लिए एक छोटा सा होमवर्क लिखिए सभी बच्चे। जीडीपी की आपको परिभाषा लिख के लानी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, लिख लीजिए। शाबाश, लिखे आप लोग। जीडीपी की परिभाषा, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद।